अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी गरमा-गरम ख़बरें चल रही हैं। उस्मान डार से लेकर प्रेसिडेंट अलवी साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट आई है इमरान खान साहब की, वो देखें आप। इंटरनली और एक्सटर्नली हर जगह पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले हस्बे मामूल इकबाल, और इकबाल का एक शेर बड़ा ही खूबसूरत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इकबाल फरमाते हैं कि मुझे तहज़ीब हाज़िर ने अता की है वो आज़ादी, मुझे तहज़ीब हाज़िर ने अता की है वो आज़ादी, कि ज़ाहिर में तो आज़ादी है, बातिन में गिरफ़्तारी। ये आप ज़रा हस्बे हाल है ये, इसको ज़रा गौर करें कि जो आजकल के हालात हैं, इसमें आपको ये कितना सच्चा शेर नज़र आता है कि तहज़ीब हाज़िर ने बेशक इंसान को आज़ादी तो अता कर दी है, लेकिन अगर आप अमीक निगाह से ज़रा देखें, तो ये आज़ादी अमलन ग़ुलामी से भी बदतर है। और ये हम आजकल देख रहे हैं कि हम सो कॉल्ड हमारी हर चीज़ जो है वो हमें आज़ाद लगती है, हमारी लगता है कि रियासत भी आज़ाद है, लोग भी आज़ाद हैं। लेकिन जब हम उसकी तफ़सील में ज़रा जाएँ, उसको ज़रा थोड़ा-सा नीचे जाके देखें, परतें उतारें ऊपर से, तो फिर पता चलता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल बिक चुके हुए हैं, हमारी तो कोई आज़ादी है ही नहीं। अभी आप देख लें आईएमएफ का जो मामला चल रहा है, दूसरे जो मामलात हैं, कौन से डिसीज़न्स हैं जो हम आज़ादी से ले सकते हैं। तो ये इकबाल ने आज से देखें कितने दहाइयाँ पहले ये देख लिया था कि ये आज़ादी जो है, ये सिर्फ़ देखने की हद तक है। हमें और उस वक़्त हालाँकि हमें आज़ादी मिली भी नहीं थी, लेकिन उसकी उनकी आँख जो थी, दीदा-ए बीना जिसको कह सकते हैं आप, वो देख सकती थी कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ तक ये जाके मुंतज होंगे। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, हमें मेरा ख़्याल है कि लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि हम देखें इसमें कि कहाँ तक हम चले गए हैं और हमारी जो आज़ादी है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। अब आते हैं जी सब्जेक्ट्स की तरफ, और हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं उनमें नंबर 1 एक तो ये है कि इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा सालगिरह मुबारक। अगरचे वो कोई इतनी आइडियल कंडीशंस में नहीं है, बल्कि बहुत ही भयानक किस्म की कंडीशंस में है। और सलाम है एक ऐसे शख्स को कि जो इस तरह की भयानक कंडीशंस में रह के भी अपना हौसला जो है उसको कायम रखे हुए है। और उनकी जो हमशीरगान है, सुना है कि जब उन्होंने उनको देखा है इस हालत में, तो उनकी आँखों में आँसू आ गए। लेकिन उन्होंने उनको हौसला दिया और उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हम इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे, और हकीकी आज़ादी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस बंदे की क्या कन्विक्शन है, क्या उनकी कमिटमेंट है अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, कि वो अंदर जाके भी, और 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, मेरा ख़्याल है 2 महीने हो गए हैं। तो उनको अभी तक ये तोड़ नहीं सके, और अल्लाह करे कि वो टूटे भी नहीं, क्योंकि वो आपकी कौम की उम्मीदों का एक ऐसा सहारा है जो टूटना नहीं चाहिए। तो इस बर्थडे के मौके पे जबकि हम सब लोग उनके लिए दुआ भी करते हैं, पूरी कौम उनके लिए दुआ कर रही है, क्योंकि वो जो मैंने अभी आपको शेर सुनाया, तो वो हमारी हकीकी आज़ादी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे लोग हैं, जो खुद गुलाम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम हैं, और वो हमारी गुलामी को इंश्योर करना चाहते हैं कि ये गुलामी जो है वो जारी रहे। तो ये इस वक़्त बहुत बड़ी जंग है जो कौम में लड़ी जा रही है। मुझे लोग कई दफ़ा कहते हैं कि जी आप ये सहाफ़ियाना गुफ्तगू नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि यार मैं सहाफ़ी बाद में हूँ, पहले मैं अपने मुल्क का एक शहरी हूँ, और मुल्क के शहरी होने के नाते मुझ पे जो ज़िम्मेदारी आती है, वो कौम की आती है। तो मैं ये नहीं देख सकता कि जी ये मैं अपनी सकाफ़त को देखूँ, या मैं ये देखूँ कि जी ये मैं बायस्ड हूँ या नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अपने मुल्क के हक़ में बायस्ड हूँ, और मैं बायस्ड होना, उसके ऊपर फ़ख्र करता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए बायस्ड हूँ। तो इसमें एक मेरी गुज़ारिश होगी कि जिन लोगों ने भी आज उनकी सालगिरह मनानी है, उनसे मेरी गुज़ारिश होगी कि बजाए इसके कि आप केक वग़ैरह काटें, बजाए इसके कि आप लोगों में जाएँ और वहाँ पे जाके आप अखराजात करें और मुख़्तलिफ़ लेवल्स पे करें, तो उससे बेहतर ये है कि 7770 के ऊपर अगर आप एसएमएस कर दें, तो आपके जो पैसे हैं वो शौकत खानम को चले जाएँगे। तो ये अगर आप कर लें, तो ना सिर्फ़ ये है कि आप उनकी सालगिरह मना रहे होंगे, बल्कि आप किसी की साथ-साथ मदद भी कर रहे होंगे, और ख़ास तौर पे इन हालात में कि जब शौकत खानम जो है, उसको एक बहुत ज़बरदस्त सेटबैक जो है वो पहुँचा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी जो डोनेशन ड्राइव्स हैं, वो मुतासर हुई होंगी इस पूरी इनकार्सरेशन की वजह से। तो इसमें आप जितना भी हो सकता है, ये मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि आप ये ऐलान करें कि 7770 के ऊपर अगर आप
एसएमएस कर दें, तो कम से कम एक दफ़ा जब आप करेंगे तो ₹20 जो हैं आपके, वो डोनेट हो जाएँगे। तो इसलिए आप बार-बार करें, जितने लोग ज़्यादा कर सकते हैं वो ज़्यादा करें, ताकि जितना भी डोनेशन आप उन लोगों को दे सकते हैं जिनका इलाज हो रहा है और जिनके इलाज के लिए इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी जो है वो वक़्फ़ की हुई है, और इसी तरह उसने अपनी ज़िंदगी कौम के इलाज के लिए भी वक़्फ़ की हुई है। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश होगी कि आप इसको 777 पे एसएमएस करके तो डोनेशन करें, जितना भी हो सकता है। दूसरा जनाब जो ख़बर आज आपने देखी, और वो थी उस्मान डार साहब की, और उसमें हमारे दोस्त जो हैं कामरान शाहिद साहब, वो इसमें इस्तेमाल हुए। इस्तेमाल ख़ैर क्या है, कोई भी जर्नलिस्ट हो तो उसको अगर स्कूप इस तरह का मिल रहा हो, तो वो क्यों इनकार करेगा? लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर देखा जाए, तो जिसको कोई स्कूप मिल रहा हो, तो वो ज़रूर स्कूप लेगा, कोई भी हो, वो कहेगा जी ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरीके से उनको वहाँ पे लाया गया होगा, उसपे क्वेश्चन्स बनते थे, क्वेश्चन्स करने चाहिए थे कि आप कहाँ पे थे और क्या आपके हालात थे? क्यों आपने इतने महीने जो है खामोशी इख्तियार की? क्यों आप अचानक अब आए, कहाँ से आ रहे हैं आप? और फिर ये भी देखने वाली बात है कि उसके बाद वो जब वहाँ से गए, तो वहाँ पे कहाँ पे चले गए? एकदम वो नमूदार हुए एक किसी सितारे की तरह, और जनाब वो आके एकदम उनके शो में बैठ गए और फिर अचानक गायब हो गए। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये बहुत सारे सवालात उठाती है, लेकिन अब क्या किया जाए कि हमारी जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वो चूँकि एक मज़ाक गाह बन चुकी हुई है। वहाँ पे मज़ाक होते हैं रोज़ाना, जोक्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली कोट किए जाते हैं। तो वहाँ पे आप जितने मर्ज़ी मज़ाक कर लें, वो लोगों को तो पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये मैं बार-बार आपको कहता हूँ, ये एक इंटरनेशनल एजेंडा के तहत सब कुछ हो रहा है। और इंटरनेशनल एजेंडा नज़र आ रहा है कि वो अ, जितने भी उनके, आपको मैं बार-बार आपको बताता हूँ कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन और फलाने कमीशन और ये जनाब एनजीओज़ और आईएनजीओज़ जितनी भी बाहर से फंडिंग लेते हैं, आपने देखा है कैसे उनको साम-सूंघा हुआ है? कहाँ पे हैं? हालाँकि इस्लामाबाद भरा हुआ है इनसे। आप जाएँ ज़रा जाके वहाँ पे कोसार मार्केट देखें जाके वहाँ पे, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, सारे बैठे हुए होते हैं। लेकिन ऐसे खामोश हैं, क्योंकि डॉलरों की फ़राहमी है, तो डॉलर्स जो हैं वो इससे ज़्यादा मिल रहे हैं, खामोश होने के भी मिल रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों से तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उठेंगे और कोई ना कोई आपकी बात करेंगे। तो उस्मान डार साहब के हवाले से मेरा ख़्याल है कि उनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान क्या कर सकता है? आप इंसान को लटका दें, उसकी तबाही फेर के रख दें, उसको फ़िज़िकली टॉर्चर करें, उसको मेंटली टॉर्चर करें। अभी आपने देखा है इमरान रियाज़ ख़ान के साथ जो इन्होंने किया है, और क्या उसकी हालत बना के रख दी है। उससे पहले अरशद शरीफ, अब देखें उसका जो केस है, वो कहीं लग ही नहीं रहा। हमारे मोहतरम काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनको अभी तक सिर्फ़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की फ़िक्र पड़ी हुई है। लेकिन उनको ये नहीं है पता कि इंसान कितने चले गए इस दुनिया से, कितने तकलीफ़ में हैं। लेकिन उनको बस सिर्फ़ एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और वो भी लाइव। बाकी लाइव किसी को नहीं वो करने दे रहे। बाकी किसी उनके जो जुडिशरी है, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके यहाँ किसी को वो मॉनिटर नहीं कर रहे कि भई ये आप क्या कर रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर फैसला क्यों महफूज़ कर रही है? क्यों नहीं आप फैसले दे रहे हैं? तो ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? हालाँकि मैंने देखा है उनके 2-4 दफ़ा रिमार्क्स दीनी लिहाज़ से भी वो सोचते हैं। तो ये क्यों नहीं सोचते कि इंसाफ का जो तकाज़ा है, वो कैसे पूरा होना चाहिए? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, तो इसमें इस्लाम जो है वो हमारा बुनियादी फ़लसफ़ा दीन है, फ़लसफ़ा हयात है। तो उसको उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? तो उस्मान डार साहब के साथ भी मेरा ख़्याल है कि यही हुआ होगा, जो उनके साथ हुआ, इमरान रियाज़ के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ हो रहा है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊँ कि अभी दौड़ लगी हुई है कि अगला शाहकार जो है, वो किसने पेश करना है। 2 बड़े जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, एक ने दाढ़ी रखी हुई है, और एक ने काफ़ी लंबी-चौड़ी उनकी जो वो ज़िंदगी है, वो गुज़र चुकी है सहाफ़त में। वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अगला शाहकार जो है वो उनके प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो जारी किया जाए। तो वो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन ये है कि उस्मान डार साहब के हवाले से अब ये खबरें जो जो आ रही हैं कि जी उनकी वालिदा मोहतरमा ने उन्होंने कह दिया कि ख्वाजा आसिफ बाहर आ जाओ, मैं आ रही हूँ। और माँ जी तुसी छा गए हो।
माँ जी ने वाक़तन हक अदा किया है कि कमिटमेंट क्या होती है, कन्विक्शन क्या होती है, और उन्होंने बताया है कि उसूल जो हैं, उनके ऊपर खड़े रहना कितना ज़रूरी होता है। हालाँकि यही वो वालिदा मोहतरमा हैं उस्मान डार्स की, कि जिनके बारे में बहुत ही नाज़ेबा अल्फ़ाज़ पुलिस वालों ने कहे थे, उन जिनको शर्म नहीं आती, जिनकी अपनी माएँ जो हैं, वो पता नहीं वो भूल चुके हुए हैं कि वो उन्होंने उनको जन्म दिया था, और जाके लोगों की माँओं के बारे में वो गलत अल्फ़ाज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा, और अब इन्होंने नया एक सिलसिला ढूँढा है कि बजाय इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो अब ज़रा थोड़ा-सा उसको नया टच देने की कोशिश की है कि अब ज़रा शोज़ पे जाके और लोगों के साथ ज़रा बड़ा ज़ाती किस्म का सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, भागते हुए ज़रा दिखाना। जैसे वो कोरियोग्राफ नहीं होते लोग, वो फ़िल्मों में आप देखते हैं कि बड़े जनाब ऐसे आया और जनाब बड़ा वो लहलहाते हुए आए और जाके इंटरव्यू दिया और जनाब कन्फेशन कर दी कि जी मैंने और इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया था। इमरान खान साहब ने अगर किया था तो आप 5 महीने कहाँ पे थे? अगर आपने ये इमरान खान साहब के ऊपर ज़िम्मेदारी लगानी थी तो फिर आप 5 महीने पहले कह देते, जब अभी आप गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो आप अंडरग्राउंड क्यों गए हुए थे? तो ये प्लीज़ गिव अस अ ब्रेक। हम सब सब दुनिया जानती है, हमारे पाकिस्तानीज़ जो हैं, वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो आपकी बातों को ना समझ सकें, कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, अगला टॉपिक जो है, वो है प्रेज़िडेंट आरिफ़ अलवी साहब के हवाले से, जो कि पिछले कई माह से आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो डिली-डैलिंग कर रहे थे। आरिफ़ अलवी साहब एक इंतहाई कमज़ोर किस्म की शख्सियत हैं। उन्होंने बारहा इसके बारे में अपना सबूत छोड़े हैं, और वो बताते रहते हैं अपने अमल से कि वो इस काबिल नहीं थे, जितना बड़ा ओहदा उन्होंने दे दिया था, और ये इमरान खान साहब की वजह से माशाल्लाह उनको भी क्रेडिट जाता है कि जो मैं अब क्या मुँह से निकालूँ, कि जो भी इस तरह के लोग थे, उनको ऐसे-ऐसे ओहदों पे नवाज़ा है, ऐसे-ऐसे ओहदों पे बिठाया है कि शायद वो सोच भी नहीं सकते थे। उनके ख्वाबों में भी नहीं आए होंगे ओहदे। उस्मान बुज़ार ने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा कि वो वज़ीर आला बनेगा। लेकिन बस बना दिया, खान साहब बादशाह हैं, वो भी खुद भी बादशाह ही हैं। तो आरिफ अलवी जैसे जो लोग हैं, इनको बना के सदर, तो आज आप देख लेंगे क्या हो रहा है। वो एक इंतहाई कमज़ोरी का जो एक शख्स होता है, वो अपने आप को साबित किया है उन्होंने। इलेक्शंस के हवाले से जिस तरह के लेटर्स उन्होंने लिखे हैं, इंतहाई कमज़ोर, और सजेस्ट कर रहे हैं कि जी आप ये कर दें, वो करो। पता लग रहा था, लेटर की लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो सिर्फ़ घुंघलों से मिट्टी झाड़ रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अलवी साहब के बारे में जो हलीमा खान साहिबा ने आके बाहर स्टेटमेंट दी है, मेरा ख़्याल है वो बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने, और इमरान खान साहब ने बिल्कुल राइटफुली उनके बारे में अपने कंसर्न्स का और रिज़र्वेशंस का इज़हार किया। फ़ौरी तौर पे उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में अपना रिस्पॉन्स देने की कोशिश किया, लेकिन वो भी उसी तरह का कमज़ोर, जिस तरह के उनका पहले लेटर कमज़ोर था। तो आरिफ़ अलवी साहब जो हैं, वो अपने ज़ाती जाहो-जलाल के लिए जो उन्होंने, उनको पता है जब तक कि नई पार्लियामेंट नहीं आती, तो मैं तो बैठ सकता हूँ। तो वो उसको एन्जॉय करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो जी, इमरान खान साहब की तो खैर है ना। तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तारीख़ में उनका क्या मकाम होगा। तारीख़ में उनके 5 साल हों या 6 साल हों, तो वो अगर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो हो जाएँ, तो फिर ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, एक और चीज़ जो हुई है, वो ये हुई है कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने फ़ोन किया है मोहतरम चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब। अब ये जो कॉल है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। ये इतनी इम्पोर्टेंट कॉल है कि मैं आपको बताऊँ, ये रीजनल लेवल पे भी और और इंटरनल लेवल पे भी इसके बड़े मुज़मरात होंगे। क्योंकि मुझे जो इतलात मिल रही हैं, मैं उसको तयक्कुन से उनको ये तो नहीं कह सकता कि वो कन्फर्म्ड है 100%, लेकिन मैं आपको बताऊँ कुछ होने वाला है। और जो कुछ भी होने वाला है उसमें रीजनल लेवल पे भी उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, और उसमें अफ़गानिस्तान भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इन दोनों मामलात में जो हमारे आर्मी है, उसकी उनको ज़रूरत है, और उनको उन्होंने साथ लेके चलना है। तो यहाँ से अब मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इस कॉल की, और हमारे जो रीजनल और सिक्योरिटी लेवल के जो मामलात हैं, उसमें ये ज़रूर याद रखें। मैं थोड़ा-सा ये बता देता हूँ आपको कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं, उनकी बस आमद-आमद है, और इंडिया के इलेक्शंस जो हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं अमेरिका के लिए, और इसी वजह से हमारे जो मामलात हैं अमेरिका के साथ, वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं।
تو آپ یہ ذرا دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، اور ساتھ-ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ یہ ذرا دیکھیے گا کہ اگر وہ آتے ہیں، ابھی تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو وہ کسی ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ کون پورا کرتا ہے؟ وہ ایز این ایجنٹ ہی پورا کریں گے نا، تو وہ ایک بیرونی ایجنٹ کے طور پر اس وقت پاکستان میں لینڈ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں جو چیٹر سن رہا ہوں، جو مختلف چیزوں سے، جو مختلف لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ میری ان سے بلکہ گزارش ہوگی کہ محترم نواز شریف صاحب، آپ واپس تشریف نہ لائیں۔ آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے لیے مسائل کریٹ ہوں گے۔ دیکھیے لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ، اس کی ڈیفینیشن کوئی اور بھی کوئی کسی اور طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جب آپ واپس آ جائیں، تو اگر آپ کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے، تو لیول پلئنگ فیلڈ ہو گئی نا، اور پھر کہا جائے کہ جی نہ نواز شریف صاحب لڑیں گے، نہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، ان کی جماعتیں لڑ لیں، لیکن یہ دونوں خود الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ جہاز میں جا رہے ہوں، اور جہاز میں آپ کی جو فلائٹ ہے، اس میں کوئی ٹربولینس آ جائے، اس میں کوئی اس طرح کا پیچ آ جائے جس میں آپ کو ٹربولینس ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ کو جو ٹربولینس ہے نا، وہ بہت بادر کرتی ہے، اور آپ پریفر کرتے ہیں کہ یار کبھی کبھی ایسی کوئی فلائٹ ہو کہ جس میں ٹربولینس نہ ہو، ٹربولینس فری ہو۔ تو جن لوگوں کی فلائٹ، جن لوگوں کے ساتھ ٹربولنٹ ہوتی ہے، وہ اس میں معاملات خراب ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یاد بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں چلتے، اور جس کے ساتھ ان کی ٹربولنس فری ایک فلائٹ کا معاملہ چلتا ہے، وہ ان کو پریفر کرتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ چلیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، شہباز شریف جو ہیں، ان کے ساتھ ٹربولنس فری ایک فلائٹ کا جو تصور ہے، وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس بندے کو جتنا مرضی جھڑک لیں، جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں، اور پھر مطلب جوتے کھا کے بھی پھر تعریفیں کرتے ہیں آگے سے، تو یہ اس میں بڑی کوالٹی ہے۔ اور نواز شریف صاحب، وہ تو ہر تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی پنگا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں دیا کرتے، اور ایک ایکسٹینشن دے کے انہوں نے جو اب سیکھا ہے نا سبق، تو اب میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسٹینشن دوبارہ دیں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بھی ذرا دیکھیے گا، حالانکہ جو دوسرے شباز شریف صاحب ہیں، وہ تو کئی ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ذرا ذہن میں رکھنے والی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو آنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح جا رہے ہیں اور کیا رسک لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ان کی زندگی خطرے میں آئے، ان کو پاکستان میں آ کے کوئی تکلیف ہو، اور پھر ایک ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سوگ منا رہے ہوں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پہلے بھی ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق پروفیشنل بھی تھا، ذاتی بھی تھا، نیو یارک میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، سب کچھ۔ تو آج بھی ہم ان کو نہیں بھول پائے۔ تو ایک اور حادثہ یا ایک اور اس طرح کی چیز جو ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک کبھی اس طرح ہو، لیکن نواز شریف صاحب، بی ویئر آف دی ہول تھنگ۔ آپ ذرا دیکھ کے آئیں، اور بار بار آپ کو میں ایک اور میں آپ کو بتاؤں، کل بھی میں نے بتایا تھا، واؤڈا صاحب کی جو بار بار اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے، اس کے اوپر بھی آپ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، ایک ایک اور چیز جی اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کو کوشش کی جا رہی ہے سندھ سے آؤٹ کرنے کی، اور اس کی مختلف شواہد جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جے یو آئی اور ایم کیو ایم، ایف ڈی اور جی ڈی اے، یہ ان تینوں کو ملا کے اور دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو ملا کے وہاں پہ حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہوا ہے۔ انٹل اینڈ انلیس کوئی اور کمپرومائز نہیں ہوتا ان کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، تو یہ معاملات جو ہیں اس طرح بڑھیں گے۔ تو سندھ میں بھی ایک جو کریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں آفیسرز کے اوپر، بیوروکریسی کے اوپر، ساری چیزیں یہ چل رہی ہیں، ان کو بھی ذرا آپ اس نظر سے ذرا دیکھیے گا کہ وہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آخر میں صرف میں یہ بتاؤں کہ یہ جو معاملہ کھلا ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے، یہ بہت سیریس ہے۔
اور میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ جو افغان جو امور کے لوگ جن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ اس کے بارے میں کنسرنس کا اظہار کر رہے تھے۔ میں اس پہ کوشش کروں گا کہ پورا فل فلیجڈ ایک پروگرام کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کتنے اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ افغان مہاجرین کو ایک دم نکال دینا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس میں UNHCR انوالو ہو سکتا ہے، اس میں UN کی قراردادیں ہیں ایٹ اسٹیک جو بیچ میں آ جائیں گی، تو یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے اور پھر اتنا شارٹ نوٹس دے کے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور کس طرح چلے جائیں؟ پہلے آپ نے ان کو آنے کیوں دیا؟ اور پھر اور یہ کچھ لوگ ریفیوجیز تو اس وقت کے آئے ہوئے ہیں اور کچھ جو ابھی جو آئے ہیں وہ بھی الگ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا ٹرکی ہے اور اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بھی اگر انہوں نے اپنے معاملات کو ڈائیورسفائی کرتے ہوئے ایران چاہ بہار کی طرف چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے ساری ٹریڈ شروع کر دی تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ تو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اسمگلنگ کو آپ ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ ایٹ واٹ کاسٹ؟ آپ کی کاسٹ کیا ہوگی؟ یہ ذرا دیکھنے والی باتیں ہیں۔ اس کے اوپر بات چیت جاری رہے گی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ایک فل فلیج پروگرام کر کے تو پھر اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ وہاں پہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را۔ مجھے اس رخسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔